गॉस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने दिए थे उनको आप और करते रहें एंड होपफुली मैक्सिमम क्वेश्चन होने चाहिए थे। जो रो वेरिएबल वाले क्वेश्चन हमने दिए थे, जैसे हमने एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपने देखा था कि रो इज अ फंक्शन ऑफ आर और ये ऐसे गिवन था। ये कर लिया क्वेश्चन। इसमें कई स्टूडेंट्स ने ऐसे किए कि गॉस लॉ को 2 बार लगाया, एक बार r/2 के लिए और एक बार कैपिटल आर के लिए। ज्यादा अच्छा होता कि एक ही बार में आप r1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E.4 pi r1 स्क्वायर एंड दिस इज q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, q इनक्लोज इज रो dv, दिस इज 0 to r1, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ r1 एंड पुट r1 इज इक्वल टू r/2, पुट r1 इज इक्वल टू r/2 गेट E1, पुट r1 इज इक्वल टू कैपिटल R गेट E2, और उसके बाद जो रिलेशन लिखा है E1 इज इक्वल टू E2/8, वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। कर लिया क्वेश्चन, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट जो एक और डिस्कशन है, इसमें एक चार्ज बॉडी के रूप में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग उस समय पढ़ने बैठे हैं जब लगभग ये पूरा चैप्टर समाप्ति की ओर है। नॉर्मली जैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का पढ़ा नहीं कि डाइपोल का तुरंत क्वेश्चन आ जाता है, तुरंत डाइपोल वहां पे पढ़ा दिया जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तब उठाया है जब इस सिलेबस में हमने सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, जिससे कि अब डाइपोल के बारे में चर्चा स्टार्ट हो तो डाइपोल से रिगार्डिंग सारे कैलकुलेशन एक साथ हो जाए। आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो फील्ड पढ़ाया है एक चैप्टर में, डाइपोल का पोटेंशियल अगले चैप्टर में, तो वो डाइपोल ही बार-बार हो जाता है और इसी वजह से वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समटाइम्स हमें बल्कि फील होता है, बड़ा फील होता है। लेकिन आपने देखा कि यदि हम इसको एट अ टाइम एक साथ जैसे डाइपोल पढ़ने चल रहे हैं तो डाइपोल के रिगार्डिंग सारे डिस्कशंस एट अ टाइम लिख लीजिए। पहला पॉइंट, इट इज द सिस्टम ऑफ two equal and opposite charge separated by small distance, separated by small distance। तो इसका मतलब जैसे ही आपसे डाइपोल कहा जाए तो डाइपोल एक तरह से तुरंत दो चार्ज सिस्टम तैयार हो गया। और यदि हम इसके सेपरेशन को 2l ले लेते हैं तो इसमें एक टर्म डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, राइट हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम p से लिखते हैं, दैट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन 2l लिया है तो 2l होगा, d होगा तो d होगा, l होगा तो l, जो भी सेपरेशन 2l लेने का पर्पस है फील्ड पढ़ने में आसानी रहे। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट। आपने देखा होगा कि मोमेंट वर्ड कब आता है मोस्टली, जब वो डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, जैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो r क्रॉस mb। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया, तो मोमेंट यहां चार्ज का लिया गया, तो चार्ज में डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ, तो सिमिलर टर्म डाइपोल मोमेंट यहां पे डाइपोल डाई यानी दो पोल, जैसे अर्थ में दो पोल होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, तो चार्ज में भी दो पोल और अपोजिट इमेजिन किया जाए तो एक प्लस और एक माइनस हो गया। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। एंड इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, तो ये -q2 प्लस q कंसीडर करते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, -q2 प्लस q इज टेकन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। राइट अ क्वेश्चन, point charges -2q, q are kept at position 0 0, a 0 and 3a 4a respectively। ये 4 है, 4a respectively, 0 0 a 0 and 3a 4। dipole moment of the system इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आपको खोजना चाहिए, है कि नहीं। हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें, आप चाहें तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या बिना एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के भी प्रयास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप बनाए ही, रियल रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायर्ड है नहीं एक्चुअली। ये एक चार्ज हो गया -2q, एक चार्ज हो गया a 0 पर, और एक चार्ज कहां पर है, 3a 5a पे। हालांकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में बार-बार कह रहा हूं जरूरी है नहीं यहाँ पे। अच्छा 4a है क्या, ये 3a 4a, अब ठीक है। अच्छा डाइपोल तो दिख नहीं रहा है इसमें, डाइपोल कहां दिख रहा है आपको। आपका डाइपोल तभी दिखेगा जब इस प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू जुड़े, आपका डाइपोल तभी दिखेगा जब प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू जुड़े। तो क्या इस -2q को हम दो बार नहीं सोच सकते क्या, एक -q हम उसके साथ सोच लें और एक -q हम इसके साथ सोच लें, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा -q से +q, और एक डाइपोल मोमेंट p2 वो इस तरफ हो जाएगा। बोलो दो डाइपोल हो गए कि नहीं हो गए, हमारे पास दो डाइपोल हो गए। p1 की वैल्यू बता दीजिए। यदि मैं इस पॉइंट को लिखता हूं o, इस पॉइंट को लिखता हूं मैं a और यहां लिखता हूं b, तो ये वाला डिस्टेंस बताइए OB की वैल्यू कितनी आएगी, OB 5 आएगी, सॉल्व ना करूं मैं। अच्छा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसे सपोज हम n कैप लिखते हो तो n कैप की वैल्यू बता सकते हैं क्या, वेक्टर OB अपॉन मॉड ऑफ OB, यूनिट वेक्टर चाहिए। भाई दो तरीका है, या तो आप एंगल देख लो, अब एंगल देखने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, साइन कॉस या जो भी है, दोनों डाइपोल के बीच या तो एंगल दिखे, हमारे पास दो डाइपोल है। डाइपोल में जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो वेक्टर एडिशन i कैप j कैप और k कैप में ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू पैरेललोग्राम मेथड जिसमें एंगल देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली एंगल भी तो उसी से निकलेगा जो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ज्यादा अच्छा है सीधे वेक्टर में करो। OB B मतलब 3a i कैप प्लस 4a j कैप अपॉन 5a, तो दिस इज योर कितना 3/5 i कैप एंड प्लस 4/5 j कैप। चलिए सीधे लिखते हैं नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2। p1 चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, पहले वैल्यू बताइए वेक्टर की वैल्यू p1 चार्ज इनटू सेपरेशन, दिस इज qa, ये सही है क्या, p1 qa सही है, डायरेक्शन बोलिए। i कैप दिख रहा है, इसमें कोई खास काम नहीं करना है, दिस इज i कैप। p2 चार्ज की वैल्यू इनटू द सेपरेशन, ये क्या लिखा मैंने, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाई किससे करनी है, यूनिट वेक्टर क्या हो गया 3i कैप बाई 5 प्लस 4j कैप बाई 5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 3 टाइम्स और एक यहां पर है, तो ये आ गया 4qa i कैप प्लस j कैप। चेक कीजिए कैलकुलेशन, 4 हो गया ना, ये i कैप और ये 3i कैप मिलकर 4i कैप वाला टर्म भी हो गया और j वाला भी 4। आंसर बोलिए 4qa i कैप प्लस j कैप।
एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, सही है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज दिस वन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर P2। ये ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज डाइपोल मोमेंट, इस तरह से हम डाइपोल निकाल सकते हैं। दूसरा, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमेशा पढ़े हुए एक बार पहले हमें फार्मूले को अच्छे से देखना चाहिए। फार्मूला क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन। डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो यूनिट वेक्टर किधर चाहिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। कभी भी वेक्टर बनाया आपने होगा आज तक, जब भी आपने वेक्टर बनाया होगा कैसे बनाया होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई, यही किया आपने हमेशा। ये ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग, फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट नंबर ए, एट एक्सेल पोजीशन, एट एक्सेल पोजीशन, एट एक्सेल पोजीशन। आपको फार्मूला याद है क्या, कितने लोगों को याद है फार्मूला एक्सेल पोजीशन पर, फील्ड और पोटेंशियल दोनों। पोटेंशियल क्या होता है, केपी बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड केपी बाई आर क्यूब, 2 केपी बाई आर क्यूब। अच्छा देखो, जैसे अर्थ में हम लोग देखते हैं कि दोनों पोल को ज्वाइन करा, अर्थ में दोनों पोल को ज्वाइन किया तो एक्सिस बोला, और अर्थ को जो दो पार्ट में डिवाइड किया उसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोला, बाइसेक्टर बोला। इसी तरह से डाइपोल में भी जो चार्जेस को ज्वाइन करेंगे, इनको, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम एक्सेल पोजीशन बोलेंगे, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। तो हर जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब पढ़ने बैठे हैं जब ये पूरा चैप्टर समाप्ति की ओर है। हम लोगों ने मेनी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फील्ड लिखना सीखा है। ये एक तरह से एज अ न्यूमेरिकल फील करते हुए दो चार्ज का न्यूमेरिकल ही तो है हमारे लिए, और क्या है, सिर्फ दो चार्ज का न्यूमेरिकल है ये, इससे ज्यादा ये हमें कुछ नहीं कंसीडर करना चाहिए। ये 2l लेंथ ले लेते हैं, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, से दिस पॉइंट इज a। डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से लिखा जाता है। जैसे सिटी टू सिटी डिस्टेंस होता है, तो सिटी का कोई एक चौक एरिया होता होगा जहां 0 किलोमीटर लिखा रहता है, बाकी आप आगे कहीं जाएंगे तो डिस्टेंस अलग नजर आएगा। तो उसी तरह से डाइपोल में भी डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से। लेकिन हमें फील्ड लिखना हो चाहे पोटेंशियल लिखना हो, सेंटर से क्या मतलब है, हमें तो चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक आधा जो डिस्टेंस है वो l है कि नहीं है, तो l कम कर देंगे तो इस चार्ज से कितना दूर हो जाएगा, और इस चार्ज से कितना दूर हो जाएगा। बड़े आराम से हम पोटेंशियल लिख सकते हैं एट पॉइंट ए। दोनों चार्ज का है, दो चार्ज का पोटेंशियल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, और माइनस क्यू की वजह से होगा, पोटेंशियल में चार्ज साइन से लिया जाता है कितना, आर प्लस एल। इसमें के क्यू हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया एलसीएम, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इंटू 2l। क्यू इंटू 2l को पहचान रहे हैं क्या, क्यू इंटू 2l को पहचान रहे हैं, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। अब शॉर्ट डाइपोल है तो फॉर आर ग्रेटर ग्रेटर टू एल, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम डाइपोल के लेंथ को बहुत नेगलेक्ट करें। आप सोचिए, डाइपोल के लेंथ को नेगलेक्ट न करना होता तो डाइपोल का फील्ड पोटेंशियल दोबारा पढ़ने की जरूरत थी क्या। आपको 2 चार्ज 3 चार्ज 5 चार्ज कितने भी चार्ज के क्वेश्चन हो सामने आएंगे, एक एक चार्जेस का सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन इसको एज अ फार्मूला बनाकर ध्यान रखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि डाइपोल जो लेंथ है जनरली शॉर्ट होता है, तो वहां पे एक चार्ज का और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क रहता नहीं है। तो उसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट करके अभी आंसर तैयार कर लिया जाए, क्योंकि हमें पता है ये नॉन चार्ज सिस्टम है, इसके क्वेश्चन आएंगे और इसमें शॉर्ट भी रहेगा। यदि शॉर्ट रहेगा तो वो अप्रोक्सीमेशन करके पहले से तैयार कर ले। बताइए, यदि आर बहुत बड़ा है, डाइपोल लेंथ छोटा है, तो लेंथ को नेगलेक्ट करने के बाद पोटेंशियल का फार्मूला क्या गया, केपी बाई आर स्क्वायर, केपी बाई आर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इसी तरह से हम पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू अपना यहाँ इफेक्ट जनरेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव की ओर होता है। दोनों में से बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव नजदीक है तो पॉजिटिव का बड़ा होगा, तो ओवरऑल नेट आंसर किधर हो गया, पॉजिटिव डोमिनेटिंग होगा। तो दिस इज ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का आंसर बोलिए के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, नेगेटिव का बोलिए के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 4RL बनेगा। कितना बना, 4RL। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई Q और 2 और L को मिलाकर हम P लिख देते हैं, तो एक 2 बच जाएगा और एक R भी बच जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया विदाउट अप्रोक्सीमेशन, दिस इज विदाउट अप्रोक्सीमेशन। नाउ फॉर R ग्रेटर ग्रेटर टू L, L छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 kp बाई आर क्यूब, 2 kp बाई आर क्यूब। एक्सेल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp बाई आर क्यूब। इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग वेक्टर P। आप देख लीजिए वेक्टर P किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर है, जिधर P उधर ही, P और E सेम डायरेक्शन में, P और E सेम डायरेक्शन में, E इज अलोंग P। तो वैल्यू हो गया 2 kp बाई आर क्यूब और पोटेंशियल हो गया kp बाई आर क्यूब। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर लो, इसी तरह से हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी आंसर को पा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इधर हटा दूं, दूसरा लिखेंगे एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लिखना चाहते हैं, इसे पॉइंट बी लिखेंगे। पहला पॉइंट ए लिखा था ना, क्या लिखा था, पॉइंट ए लिखा था एट एक्सेल पोजीशन। पॉइंट बी लिखेंगे, पॉइंट बी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू, दो चार्ज हो गए, लेंथ हो गया इसका 2l, डाइपोल, बाइसेक्टर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए जहां फील्ड और पोटेंशियल दोनों सॉल्व करना है। ठीक, पॉजिटिव से कितना दूर है हम लोग,
पॉजिटिव से पॉइंट कितना दूर है और नेगेटिव से कितना दूर है? तो बाइसेक्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू बोलो। हाँ, जीरो। आप डब्बे की साइज को देख के बोल रहे हो क्या कि छोटा डब्बा है तो जीरो ही आ सकता है इसमें, और तो कुछ नहीं लिखा जाए, ऐसे सोचा? या आप देख के बता रहे हो? देख के बता रहे हो? पॉजिटिव से जितना दूर उतना ही दूर नेगेटिव से। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना नेगेटिव पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज का। तो दोनों मिलकर खत्म हो गया, दोनों मिलकर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज का है। मैं सच बताऊं, जब हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहे होंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो इसे डेरिवेशन कहा जाता था। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़ते थे, डेरिवेशन करते थे, 10 दिन बाद भूल जाता था। ये तक भूल जाता था कि डिस्टेंस कौन सा लेना है, कुछ भी बना देते थे, आर प्लस एल कहीं भी बना देते थे, ऐसा लगता था कि कुछ भी। अब लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी होने के बाद, थोड़ा सा परिपक्वता जब आती है, समझते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तो लगता है कि ये कुछ भी नहीं था। उस समय हम कॉपी में सॉल्व करते रहते थे और कुछ दिन बाद वो बोलता था, फिर रिवाइज करते थे। आप बताइए, यदि आज यहाँ हम इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पर आपसे प्रेजेंट करें, आपके लिए दे दें, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे नहीं लिखेंगे और इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? दिस इज ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये कंफर्म हो गया, ये मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज का फील्ड लिखा है। ये कंफर्म हो गया कि नेट आंसर इसके बीच में होगा, नेट आंसर इसके बीच में होगा। तो क्या मैं ये आंसर डायरेक्ट लिख दूं, आप वेक्टर एडिशन या कंपोनेंट करके कर लोगे क्या? भाई आप इसका कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सपोज ये एंगल आपने थीटा ले लिया, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट क्या होगा? ई पॉजिटिव कॉस थीटा। और इधर बताओ क्या हो जाएगा? ई पॉजिटिव साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? ई नेगेटिव कॉस थीटा। और इधर बोलो ई नेगेटिव साइन थीटा। और पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूमेरिकली सेम होगा कि नहीं होगा? क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर न्यूमेरिकली सेम होगा, न्यूमेरिकली सेम होगा, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट आंसर में बचा सिर्फ कौन? ई प्लस साइन और ई माइनस साइन। एंड दिस इज 2 ई प्लस साइन, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली सेम है। और ई प्लस की वैल्यू है क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और साइन थीटा डायग्राम से देखिए, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन कितना? आर स्क्वायर प्लस। मैं सोच रहा था हिंट देके छोड़ दूं, लेकिन देखिए सॉल्व करा तो 1 मिनट भी नहीं लगा, जल्दी से कंप्लीट भी हो गया। क्यू इंटू 2 इंटू एल, ये क्या बन गया? पी। तो आंसर बोलिए केपी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितना? 3/2। तो ये शॉर्ट डाइपोल होता तो और आर ग्रेटर ग्रेटर टू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या सोच के रखा था पहले से? एक्सिस के कंपैरिजन में हाफ सोच के रखा था क्या? एल स्क्वायर छोड़ दिया हमने, एल स्क्वायर छोड़ दिया। आंसर बोलिए केपी बाई आर क्यूब आंसर आ गया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया केपी बाई आर क्यूब। डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपके सामने डाइपोल की संख्या एक से ज्यादा होगी, जब डाइपोल ज्यादा होंगे, ऐसे में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक एक डाइपोल का फील्ड लिखना पड़ेगा। तो बताइए, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर है? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? तो दिस इज अपोजिट टू वेक्टर ई, दिस इज अपोजिट टू वेक्टर पी, सॉरी दिस इज अपोजिट टू वेक्टर पी ना, डाइपोल मोमेंट के ये अपोजिट आएगा। हाँ भाई, डाइपोल का फील्ड पोटेंशियल दोनों फार्मूले याद हो गए? ड्यू टू डाइपोल फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों फार्मूले तैयार हो गए? हम्म, एक बार डायरेक्शन और कंफर्म कर लेते हैं, तब अगला सिचुएशन कंसीडर करते हैं। आज के बाद माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे डाइपोल मोमेंट बना रह सकता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे डाइपोल मोमेंट बना हुआ आपको नजर आ सकता है कि नहीं? तो एक्सियल पोजीशन का मतलब इसी लाइन पर, तो इसी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो जिधर भी होगा उसी डायरेक्शन में ही होगा। और यदि बाइसेक्टर पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर डाइपोल है उसका उल्टा बनाना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वैसे ही है जैसे छोटे बच्चे प्लास्टिक की ट्रैक बना लेते हैं, ट्रेन चलाते हैं और बड़ी शान से गाड़ी चलाते हैं। और इस समय भी हम जब डाइपोल के लाइन पर हैं, डाइपोल की सड़क पर हैं, डाइपोल के रोड पर हैं, तो छोटे बच्चों की तरह से गाड़ी चलती है, पी यानी जिधर पी उधर ही, जिधर पी पी गाड़ी जाएगी आराम से, जिधर पी होगा उसी डायरेक्शन में ही होगा। और मान लीजिए रोड इधर बनी हुई है और गाड़ी इधर पड़ी हुई है, तो पलटी खा गई है। जिधर रोड है वहां नहीं है गाड़ी, आपका पॉइंट यहाँ है, ट्रैक यहाँ है, सड़क यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो गाड़ी तो पलटी खाएगी ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर पी है उधर ही के बजाय क्या हो गया? पीई पलट गई है, पीई पलटी खा गया है। तो ये डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले पोजीशन पर चलते हैं, एट आर थीटा पोजीशन। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, आर थीटा इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर और कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। डाइपोल से आर डिस्टेंस पर और डाइपोल से थीटा एंगल पर, ये हम चल रहे हैं इस समय। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग एक न्यूमेरिकल के तौर पे सॉल्व करें। ये हमारे पास एक डाइपोल है, आप बना लेंगे तो आपके पास भी हो जाएगा। यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एंगल है थीटा, डाइपोल मोमेंट पी। हम चाहते हैं इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पे किया जाए, नॉट लाइक अ फार्मूला। इसका फार्मूला याद है थीटा पोजीशन पर? कितने लोगों को याद है? ठीक है, काफी लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इसको एक फार्मूले के तौर पर पढ़ने के बजाय इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पर पढ़ लेते हैं। कि सपोज ये मेरे सामने न्यूमेरिकल है और हम बच्चे केवल एक्सेल पोजीशन और केवल इक्वेटोरियल पोजीशन दो फार्मूला जानते हैं। कितने फार्मूले? उन्हीं दोनों फार्मूले से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। कैसे? अब बताइए, पॉइंट ए इस डाइपोल का एक्सेल पोजीशन है कि इक्वेटोरियल, या दोनों नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट कैन बी रिजॉल्व इन टू डायरेक्शन। तो इस डाइपोल को हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इस डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर लिया कि जिसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? पी कॉस थीटा। और एक इसके नॉर्मल रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है बोलिए? तो जब रिजॉल्व कर दिया तो ये डाइपोल बचा कि खत्म हो गया? रिजॉल्व करने के बाद ओरिजिनल वेक्टर खत्म हो गया। अब हमारे पास दो डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल नंबर 1 हैविंग वैल्यू p cos थीटा एंड दिस इज योर डाइपोल नंबर 2 p cos थीटा के हिसाब से पॉइंट एक ऐसा पोजीशन है
एक्सएल और पी साइन थीटा के हिसाब से, और आपको दोनों फार्मूले आते हैं, आपको दोनों फार्मूले आते हैं। तो बताओ यदि हम एट पॉइंट ए पोटेंशियल आपसे पूछे हैं तो ड्यू टू बोथ डाइपोल लिख सकते हैं क्या? ड्यू टू डाइपोल 1 एज वेल एज ड्यू टू डाइपोल 2। तो डाइपोल 1 के हिसाब से एक्सेल पोजीशन वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी फार्मूला केपी बाई आर स्क्वायर। कितना लिखा जाए बोलो? केपी बाई आर स्क्वायर, लेकिन पी की वैल्यू पी है कि पी cos थीटा, तो जो होगा वही तो लोगे। तो दिस इज केपी cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नंबर 1, क्योंकि एक्सेल पोजीशन इसका। और पी साइन थीटा के हिसाब से वो इक्वेटोरियल पोजीशन है जिस पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो अपना जो आंसर हो गया थीटा एंगल पर, सीधे सीधे बोलो क्या आंसर हो गया? केपी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। कभी कभी वेक्टर में लिखा रहता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर के बीच का एंगल कितना है? आर मतलब इसकी पोजीशन, आर मतलब इसकी पोजीशन, ये वेक्टर आर। तो पी और आर में एंगल कितना है? तो ए डॉट बी लिखिए, कैसे लिखेंगे? पी डॉट आर कैन बी रिटन एज पी आर cos थीटा। तो यहां से पी cos थीटा की वैल्यू पी डॉट आर बाई आर हमने यहाँ पे लाके रख दिया है। पी cos थीटा की जगह पर हमने रखा कितना? पी डॉट आर बाई आर, और आर स्क्वायर पहले था। कभी कभी आपको इसका पोजीशन वेक्टर नजर आएगा। एक्सरसाइज 3 में ऐसे क्वेश्चन हमने रखा है कि इस फार्मूले की प्रैक्टिस भी बच्चे कर सकें, ऐसा रखा है हमने क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट को हमने वेक्टर में दे दिया, डाइपोल मोमेंट को हमने वेक्टर में लिख दिया, पोजीशन का पोजीशन वेक्टर यहां बता दिया, पोजीशन वेक्टर यहां बता दिया, तो वेक्टर आर बन जाएगा, और वो वेक्टर फॉर्मेट में किया जा सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, थीटा थीटा एंगल पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये पता चल गया। हम्म। अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने की। अब बारी है एट ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बारी है पढ़ने की। एक बार आप लोग और साथ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं एज ए न्यूमेरिकल। आप समझ लीजिए, दो डाइपोल का एक क्वेश्चन आपके सामने है, दो डाइपोल का क्वेश्चन आपके सामने है। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, p cos थीटा के हिसाब से एक बार फिर से ध्यान दीजिए, p cos थीटा के हिसाब से पॉइंट एक ऐसा पोजीशन है, एक्सेल पोजीशन, एक्सेल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? p जिधर p उधर ही, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 1 की वजह से यही होगी। सही है? बोलो। मुझे लगता है आप E1 की वैल्यू भी बता दो, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाओगे। E1 की वैल्यू भी बता दो, 2kp बाई आर क्यूब, ये एक्सेल पोजीशन पे फार्मूला होता है, लेकिन p की जो वैल्यू है वो बताओ ना सही जगह। p, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके हिसाब से p sin थीटा के हिसाब से पॉइंट बाइसेक्टर है, p sin थीटा के हिसाब से पॉइंट कैसा है बताओ ना? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में डायरेक्शन कैसा होता है? गाड़ी पलट जाती है, जिधर p उधर e उसका उल्टा। तो यानी p इधर है, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उल्टा होगा कि नहीं वहां पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पलट लिखा गया है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p2। तो नेट आंसर ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कहीं होगा, एंड सपोज E1 से अल्फा एंगल पर होगा, ये मैंने अल्फा एंगल बनाया है। E2 की वैल्यू बता दो, kp बाई आर क्यूब, बट p इज p sin थीटा। नेट आंसर कैसे लिखा जाए? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दो वेक्टर हैं दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये तो आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस, डायरेक्टली बताओ, इसको हम यहाँ लाके रख नहीं रहे हैं। देखो केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, स्क्वायर होगा, अंडर रूट होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट में क्या क्या बचा, यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। तो 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में एक cos स्क्वायर मिला लिया जाए, तो दैट इज 1। तो बचा कितना? 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर एट एनी एंगल थीटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल। ये ठीक है क्या? समझ पा रहे हैं आप? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू 0 होगा तो वो आ जाएगा एक्सिस पर, थीटा 90 होगा तो बन जाएगा बाइसेक्टर। एट ए एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी, हर बार हम लोग डायरेक्शन बताते आए हैं, हर बार हम डायरेक्शन बताते आए हैं, हर बार हमने आपको कहा है कि एक्सेल एक्सेल पोजीशन पर वेक्टर पी और वेक्टर ई सेम डायरेक्शन में था, 0 एंगल पर, बाइसेक्टर पे दोनों अपोजिट था 180 एंगल पर। इस एग्जांपल में मुझे नेट आंसर ई और पी के बीच का एंगल बताइए। थीटा प्लस अल्फा साफ साफ दिख भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस वेक्टर पी से थीटा एंगल घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और थीटा के बाद अल्फा घूमेंगे तो ई की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब पी से कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? थीटा भी और अल्फा और आगे। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन रहेगी, तो अल्फा हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। क्या ये E2 बाई E1 लिखा जा सकता है? आप देख लीजिए, ये है वेक्टर E1, E2 यहाँ पर है, तो उसको पैरेलल डिस्प्लेस करके यहाँ ऐसे E2 लिखा जा सकता है कि नहीं? और नेट आंसर ये आपका वेक्टर ई है जो यहाँ से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर बाई बेस E2 बाई E1। E2 बाई E1 वहां से देख के लाओ कितना आया? tan थीटा बाई 2 सही है, E2 बाई E1 tan थीटा बाई 2 सही है कि नहीं? tan अल्फा tan थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा साइन और यहाँ बचेगा 2 cos, तो tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फा की tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एंड हेंस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना? तो एक बार फाइनल बताओ, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आप लोग कंफर्म हो गए क्या? हुँ? क्या हम लोग फील्ड और पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसके लिए अब आप निश्चिंत हो चुके हैं क्या? डाइपोल की चर्चा शुरू हुई है तो डाइपोल में और भी बातें होंगी। क्वेश्चन उसके बाद, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पर हम आते हैं, डाइपोल से रिलेटेड और न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट कर लिया? हाँ, अब मैं डाइपोल को रखने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रखने जा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिए अभी मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, यानी अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी देयर, डाइपोल उठा के रख दिया उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे एक पार्टिकल है, अर्थ की ग्रेविटी में रख दोगे तो एमजी नीचे लग गया, नीचे टपक गया। वैसे ही जब हमने डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ऑलरेडी देयर एंड यूनिफॉर्म एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस। सपोज किसी जनरलाइज्ड एंगल पर रखते हैं, सपोज थीटा एंगल पर रखते हैं, ये माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, डिस्टेंस अभी भी हम 2l ले लेते हैं। तो जैसे ही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को देखते ही फोर्स लगाने दौड़ेगा। पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा? अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होगा अलोंग द फील्ड एंड इट वुड बी क्यूई, बिकॉज़ ई मतलब फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, तो क्यू कूलम पर क्यूई। नेगेटिव पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यदि मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जब डाइपोल आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उस पर नेट फोर्स कितना लगा? हाँ, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर। यहां से आपको इस बात के लिए भी कंफर्म हो जाना चाहिए कि कल यदि हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहे, यानी इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स मस्ट बी देयर, क्योंकि ये जो हमने रखा है वो कहां रखा है? यूनिफॉर्म। यहां मैग्नीट्यूड E था, यहां भी मैग्नीट्यूड E है, तो दोनों चार्जेस पर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में लग गया और फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स। लेकिन यहां हम कंफर्म है कि आज यही क्वेश्चन, यही डाइपोल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होता। एक्सरसाइज 2 में आप कीजिएगा क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस में ले जाकर डाइपोल रखा हुआ है। अब बताइए, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो क्या वहां फोर्स लगेगा? ये कंफर्म है? इससे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा, फोर्स नहीं लगा, आपको टॉर्क लगता हुआ दिख रहा है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पर फोर्स आया है, ये आपको लग रहा है कि डाइपोल को घुमाकर फील्ड में लाना चाहता है क्या? तो टॉर्क ऑन, जिसे कपल भी कह सकते हैं, यहाँ पे कपल जब होता है, जब फोर्सेज दो हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उन्हें कपल कहा जाता है। वो टॉर्क भी एक्चुअली टॉर्क का एक स्पेशल केस है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट। तो चाहे कपल ऑन डाइपोल का है, चाहे टॉर्क ऑन डाइपोल का है, और इसकी वैल्यू होती है जब कपल किसी रॉड पर होता है, जैसे यहाँ पर, तो ये फोर्स और ये फोर्स जब लग रहा होता है, ये इसके अबाउट घूमना शुरू करेगा। तो टॉर्क की वैल्यू, यदि डिस्टेंस r हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, तो ये F इंटू आर इसका होगा, F इंटू आर इसका होगा, तो दिस इज F इंटू 2r। यानी चाहे दोनों फोर्स का अलग अलग लिखें, चाहे दोनों फोर्स का अलग अलग लिखें, और चाहे सीधा सीधा एक ही फोर्स लिख दें और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दें, तो बताइए क्या लिखा जाए? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर बिटवीन देम। फोर्स की वैल्यू बताइए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फोर्स की लाइन ये है, एक फोर्स की लाइन ये है, तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहाँ पे आर परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 2l sin थीटा। और q into 2l को पहचान रहे हैं अब? टॉर्क का फार्मूला बता क्यों नहीं देते आप लोग? क्या ये फार्मूला देखा देखा सा लग रहा है? ये फार्मूला सुना सुना सा लग रहा है? सुना सुना तो नहीं लग रहा है ना? तो ये हमने दो क्वेश्चन आपको अभी बताए कि जब डाइपोल, नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत तेजी से, समझने में टाइम आप खूब दें, लेकिन लिखने का काम आप फास्ट करें, हालांकि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो डाइपोल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ घूमने, घूमने जाने पर पहले यही था कि भाई जिसके यहाँ जाएंगे वो हमारा स्वागत कैसे करेगा, फोर्स लगाएगा, बुलाएगा, भगाएगा। तो यहाँ तो यह न्यूट्रल है, कुछ नहीं करेगा, बोला ही नहीं। देखो, हाँ, घुमाने का काम जरूर करेगा, ठीक है, अच्छा है, जहां गए हैं कम से कम घूमने का तो मौका मिला है डाइपोल को। तो घूमने जाने पर फोर्स हो गया 0, टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब दूसरा ये होता है कि हम जहां गए थे उन्होंने घुमाया तो सही, लेकिन रास्ते में खिलाया पिलाया कितना, वर्क डन कितना किया, मेहनत कितना किया? वर्क डन टू रोटेट डाइपोल कहां? फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 इज वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा किसके बीच का एंगल है? पहले तो ये क्लियर करें आप लोग, ये अच्छे से मन में बैठा लो भाई। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये गलत नहीं होना चाहिए, बिटवीन पी एंड ई, बिटवीन। आपने डाइपोल को कितना घुमाया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पी और ई के बीच का इनिशियल एंगल थीटा 1 गिवन है, घुमाने के बाद थीटा 2 हो गया। कंटिन्यू करूं? लीनियर मोशन होता तो फोर्स का, वर्क डन का फार्मूला आप FDX लिख रहे होते हैं, यहां क्या लिखे हैं? टॉ डी थीटा, दिस इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। हमें घुमाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाने के लिए टॉर्क उल्टा लगा रखा है। फिर से सुनिए, ये डाइपोल ऐसे पड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि हम पी साइन थीटा लगाकर इसको ले आए वापस, और मैं चाहता हूं कि इसको घुमाकर उल्टा घुमाऊं। तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वही टॉर्क मैं भी लगाकर इसको घुमाना शुरू कर दूंगा, तो मैं उतना ही टॉर्क लगाऊंगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है। तो बताओ मैं कितना टॉर्क लगाऊंगा घुमाने के लिए थीटा एंगल पर? तो वर्क डन का फार्मूला बोलिए, वर्क डन का फार्मूला बोलिए, पीई cos थीटा 1 minus PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done to rotate an electric dipole in a uniform electric field from position theta 1 to position theta 2. And now finally, potential energy of dipole at position theta. Potential energy of dipole at position theta. At position theta. ध्यान है क्या फार्मूला? ये फार्मूला ध्यान है? ध्यान हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। वैसे हम आपको समझा भी देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखी जाती है तो हमेशा एक रेफरेंस लिखा जाता है कि जीरो कहां माना जाएगा। जैसे आज आप ग्रेविटी में भी लिखें तो पहले आप डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज यहां एनर्जी जीरो है तो h हाइट पर mgh होगी, h डेप्थ पर -mgh होगी। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है
तो एक रेफरेंस हमेशा डिसाइड किया जाता है, एक रेफरेंस लिया जाता है, जीरो कहां लिया जाएगा। डाइपोल में 90 पोजीशन पर डाइपोल की एनर्जी जीरो कंसीडर की जाती है, और इसका वेल डिफाइंड रीजन भी है कि 90 पोजीशन पे जब डाइपोल होता है, एक्चुअली कभी भी किसी सिस्टम की एनर्जी होती है वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम। व्हाट इज एनर्जी? आज एक इस पेन को खींचने में हम जितना वर्क डन करेंगे वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी बन जाती है। इस पेन को यहाँ एच हाइट तक उठाने में मैं जितनी मेहनत करूंगा वही इसकी एनर्जी बन जाती है। तो वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो यदि मैं डाइपोल को इन्फिनिटी से लेकर आऊं, इन्फिनिटी पर हम इसकी एनर्जी जीरो मान सकते हैं। डाइपोल को इन्फिनिटी से लाएं कीपिंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। कैसे लाएंगे? फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हुए लाते हैं और लाकर रखेंगे, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों, या आप बता दो। क्योंकि एक पर फोर्स इधर लगेगा, दूसरे पर फोर्स इधर लगेगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, और एक पर फोर्स उधर, एक पर फोर्स इधर, एक में वर्क डन पॉजिटिव, एक में वर्क डन 90 पोजीशन पर लाकर रखने में वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो 90 पोजीशन की एनर्जी बता दो, 90 पोजीशन की एनर्जी बता दो फाइनल। तो जब वर्क डन ही नहीं करना पड़ा तो 90 पोजीशन में एनर्जी होगी नहीं, तो 90 पोजीशन पर जीरो एनर्जी है। अब यदि डाइपोल 90 पोजीशन पे पड़ा हुआ है और इसकी एनर्जी इस समय जीरो है, तो डाइपोल को यहां से घुमाया और थीटा एंगल पर करने में, 90 से घुमाकर थीटा एंगल पर लाकर करने में जितना वर्क डन होगा वही थीटा पोजीशन की एनर्जी बन जाएगी। तो स्टार्ट एंगल कौन सा हुआ? थीटा 1 इज, थीटा 2 इज, सो व्हाट इज द आंसर? माइनस पी कॉस थीटा। गेट दिस आंसर? यू कैन राइट हियर माइनस पी डॉट ई। तो हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई ही आ गया। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा जीरो पे टॉर्क बताइए, थीटा 180 पे टॉर्क बताइए। फोर्स हमेशा जीरो है, फोर्स डाइपोल पर हमेशा जीरो है, लेकिन जब बॉडी पर टॉर्क भी लग रहा हो तो इक्विलिब्रियम तभी कहा जा सकता है जब फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क भी जीरो हो। मैंने दो पोजीशन पर टॉर्क जीरो ऑब्जर्व किया, कौन कौन सी पर? थीटा जीरो पर और थीटा, तो ये दोनों पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी। कौन सी पोजीशन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो चाहे आप फोर्स वाला जो मेथड बताया था कि डिस्टर्ब करके छोड़ दो लौट आए, तो चाहे तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट ले लो कि डाइपोल ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, आपने रोटेट किया थीटा एंगल पर, देखिए घूम के आना चाहता है कि नहीं, तो यानी थीटा जीरो इसका कौन सा पोजीशन हुआ? स्टेबल। और दूसरा मैंने आपको एनर्जी भाषा में भी बताया था कि यदि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम है तो इस लैंग्वेज में आज यहां समझने की जरूरत है। थीटा आप लिखते हैं जीरो, एनर्जी की वैल्यू आएगी माइनस पी, आई थिंक इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता, तो ये मिनिमम एनर्जी है, और यदि ये मिनिमम एनर्जी है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। थीटा 180, टॉर्क अगेन जीरो, but this time if you solve energy, so that comes out to be plus PE, and I think this is the maximum possible energy of the dipole in electric field, so this position is called unstable equilibrium position. ये ठीक है क्या? तो जब डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो हमने चार बातें आपसे डिस्कस की, क्या क्या? फोर्स, टॉर्क, वर्क डन, एनर्जी। किसी के यहाँ जाए रिलेटिव के यहाँ तो लास्ट में इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आते समय कितने पैसे जेब में आए। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी भी हम चाहते थे कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ गया तो उसको एनर्जी कितना हुआ, कितना मिला, कितना है थीटा पोजीशन पर। घूमने को तो मिला, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हम एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहते थे। तो चार पैरामीटर पढ़ लिया। अगला पॉइंट एक न्यूमेरिकल के तौर पर आप पढ़ेंगे, अगला पॉइंट एक न्यूमेरिकल की तरह से पढ़ेंगे, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल। एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अब क्योंकि जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल होते हैं दे ऑल एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन एज वेल, क्योंकि स्टेबल का मतलब ही हुआ कि डिस्टर्ब करके छोड़ा तो लौट आया, लौट आया मतलब ऑसिलेशन का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? तो वह सब ऑसिलेशन के एग्जांपल होते हैं, और यदि ऑसिलेशन के एग्जांपल हैं और यदि वो ऑसिलेशन एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड भी पढ़ना चाहिए हमें। लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये डाइपोल है। अब की बार आप चार्ज और मास दोनों लिखिएगा, पार्टिकल का चार्ज की वैल्यू और मास दोनों लिखिएगा। लेंथ अभी भी मैं 2l ले रहा हूं और ये एंगल है थीटा, बाकी आप लिख लीजिए डायग्राम बनाकर। मेरा स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद सोचना आप लोग। व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल, इस पर ध्यान रखना, ए स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्शन, देन यानी पहले फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, यानी पहले डाइपोल कहां पड़ा हुआ था? पहले डाइपोल कहां पर है? पहले डाइपोल कहां था? फील्ड के डायरेक्शन में। उससे हमने थीटा एंगल डिस्टर्ब करके आपके सामने रखा है। बताइए डाइपोल वहीं पड़ा रहेगा कि लौट के आएगा? लौट के आना मतलब रीस्टोरिंग बोल दूं क्या मैं? लिखिएगा रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ इज इक्वल, रीस्टोर बोला तो माइनस लगा दूं क्या? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्टर्ब कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टर्ब कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या होगा? फील्ड में लाना चाहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या चाहेगा?
तो माइनस लगा दूं क्या? वैसे वैल्यू क्या होगी बेटा? ये 2 लाइन का आंसर है, सच बताऊं 2 लाइन का है। क्या मैं इसे माइनस पी थीटा लिख लूं फॉर स्मॉल थीटा? देखिए, क्या ये टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, आई मीन टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एसएचएम प्रूफ हो गया? अभी आपने एसएचएम पढ़ा है नहीं? फोर्स का फार्मूला जब माइनस के एक्स होता है तो टाइम पीरियड क्या लिखने की हैबिट आ चुकी है आप लोगों के अंदर? एम बाई के मतलब कौन सा कांस्टेंट? फोर्स के इक्वेशन में ना, जब एंगुलर एसएचएम होगा तो फोर्स की जगह पे होगा टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट की जगह पर आप के लिख दें या नया कांस्टेंट सी लिख दें, एक ही बात है। ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट टाइम पीरियड आएगा 2 पाई। मास की जगह पर कौन रोल प्ले करता है रोटेशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जहां मास होता है, जैसे आप लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं? एमबी। और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एम की प्लेस पर आई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। रोटेशन में क्या लिखते हैं? तो लीनियर मोशन में जो मास प्ले करता है इनर्शिया का रोल, रोटेशन में इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई। तो एम के प्लेस पर आई और के प्लेस पर जो डिस्प्लेसमेंट के बगल है। इसलिए मैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव नजरिए से टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं। क्या हम रोटेशनल एसएचएम में, एंगुलर एसएचएम में तभी जल्दी कर सकते हैं क्या? आंसर सीधे सीधे बोलिए। 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, दिस इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। सी मींस पी, सी मींस आप सोचो हमेशा कैसे ध्यान रखा जाए, इसमें क्या पढ़ना है? पी साइन थीटा, साइन थीटा थीटा, तो थीटा के बगल कांस्टेंट दिख रहा है, आंसर हो तो गया। अब आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पी की जगह पर आपको q into 12 लिखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखना होगा? जब भी बॉडी हिंज ना हो, हिंज किया हुआ है, छेद करके रखा है, तब तो उसी के अबाउट घूमेगा। जैसे अब यहाँ हिंज कर दिया, आप इसको इसके अबाउट ही घूमना पड़ेगा। लेकिन इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट घूमती है, तो इसके सेंटर के अबाउट हम यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और दूसरा कितना? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, बोलो। लेकिन इसे रटना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लाके पुट करके रटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल क्वेश्चन करते समय एल है तो क्या करोगे? सीट देना। कल मान लो एल है तो एल बाई टू लिखोगे ना। ये मेरा पढ़ाना तब तक बेकार माना जाएगा, ये मेरा पढ़ाना तब तक बेकार माना जाएगा जब तक कि आप घर जाकर पेज नंबर 56 का सॉल्व्ड एग्जांपल 22 नहीं कर लेते, तब तक ये पढ़ना बेकार माना जाएगा। यदि आप इसके बदले घर जाकर इतना काम कर लेते हैं तो ये फिर पढ़ाना पूरा सक्सेस हो जाएगा, फिर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये आपकी सोच समझ में बैठ जाएगा। अब उसमें क्या है वो आप घर पे पढ़ना, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या है उसमें। क्वेश्चन यही है, लेंथ वगैरह ध्यान रखना, 2l के बजाय l होगा, इसका ध्यान रखना, गलती मत करना। लास्टली वन मोर थिंग वी हैव, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहां पढ़ा है? हाँ, केमिस्ट्री में आयन आयन इंटरेक्शन, उसमें पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, उसमें पॉइंट चार्ज लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल आ गया। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी डाइपोल डाइपोल के बीच का फोर्स आएगा। पॉइंट ए, केप्ट पैरेलल एक्सेल पोजीशन, केप्ट पैरेलल एक्सेल पोजीशन, केप्ट पैरेलल एक्सेल पोजीशन। ये एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P1, ये एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P2। डाइपोल मोमेंट P2 दोनों आपस में r डिस्टेंस पर है। पहले देखो पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल है, और आपस में कैसे हैं? एक्सेल पोजीशन। पैरेलल भी और एक्सेल पोजीशन भी, इनके बीच मुझे फोर्स लिखना है, इनके बीच हमें फोर्स बताना है। ठीक है, इसमें वैसे सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा। देखो इधर इस डाइपोल में 2 चार्ज हैं, इस डाइपोल में 2 चार्ज हैं, तो सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी आएगा। जैसे आपको बताना हो कि इस पर फोर्स क्या होगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज का इस पर फोर्स, इसका इस पर फोर्स, इसका इस पर फोर्स, इसका इस पर फोर्स, ये सब करना पड़ेगा। तो जब दोनों लिखोगे ही, जब इस चार्ज का यहाँ, इस चार्ज का यहाँ, तो वो तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ ही गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ी रखा है हमने, तो मुझे लगता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा उठाएं, ज्यादा सही है। एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेंदी पड़ेगा, ये आपको भी दिख रहा है। वर्क और एनर्जी में आप पहुंच गए क्या? वर्क और एनर्जी मैकेनिक्स अभी नहीं पहुंचे क्या? आप ये जानते हैं, ये तो मैंने भी जिक्र किया हुआ है आपसे पोटेंशियल पढ़ाते समय। वर्क और एनर्जी में इसको और आप पढ़ेंगे कि यदि 2 पार्टिकल्स के बीच में, 2 बॉडीज के बीच में आपको इंटरेक्शन एनर्जी पता है तो फोर्स लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि 2 पार्टिकल m1 और m2 हैं और इनकी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता होती मान लीजिए, तो हम इसका फोर्स लिख सकते थे -du/dr, दैट इज gm1 m2/r²। इसी तरह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी होती है तो फोर्स पता करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बहुत काम का रिलेशन है एनर्जी से फोर्स पाना। क्या किया जाए, आप बता सकते हैं इस पर फोर्स क्यों लग रहा है? इस पर फोर्स क्यों, पहले ये बताओ। P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस पर फोर्स क्यों? हाँ, P2 की इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी वह एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वह एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि किसी एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया जाए और दूसरे के लिख दिया जाए एनर्जी, तो वो एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी ही तो हुआ। जैसे Q1 Q2 की एनर्जी आप लिखते हैं K1 Q2/r, वो इंट्रैक्शन ही तो है, अकेले की थोड़ी हो। तो इस डाइपोल का मैं यहाँ फील्ड लिखने जा रहा हूँ, तो P1 की वजह से वहाँ P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, P यानी इधर होगा E1। P2 और E में एंगल बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 क्या हो जाएगी, बता सकते हैं क्या? ये सही है, ये सही है। तो दिस इज -P2, E1 इज 2 kp/r3। तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो -du/dr, मैग्नीट्यूड ऑफ इट। अट्रैक्शन और रिपल्सन आप खुद देख लो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो नजदीक वाले क्या है? अट्रैक्शन है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। बताओ सॉल्व करके क्या आया? 6k p1p2 अपॉन r⁴ आया कि नहीं? आपको बता दूं, केवल ये एग्जामिनेशन में आते हुए मैंने कई बार देखा है मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलाकर
यही फार्मूला मैग्नेटिक डाइपोल में चलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्यों इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ? मैग्नेटिक डाइपोल में आप डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं। यहाँ के सारे फार्मूले वहां पर एक एक पॉइंट वैलिड होते हैं, सारे के सारे एक एक पॉइंट वहां पढ़ते हैं, ये ठीक है। वहां पे खाली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा। ये सही है क्या? ये डिफरेंशिएशन 3 to the 6 r/4, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा रटने की तो जरूरत नहीं थी। अब वो बार बार आपने पढ़ा और रट उठा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। मान लो माइंड में बैठ गया है, याद हो गया है, और आप उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं भूलेगा। माइंड में अच्छे से यदि बैठ गया है 6 P1 P2 अपॉन r/4, तो कुछ कर नहीं पाओगे, हमेशा बैठा रहेगा दिमाग में। ऐसे नहीं, हर चीज ऐसे नहीं भूल जाती है। या तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, बिजली के झटके दिए जाए, तो भले दिमाग इधर उधर हो जाए। बाकी तो मुझे लगता है एक बार ढंग से देख लो, समझ लो, काफी हद तक याद रहता है। ये डिस्कशन ठीक है क्या? क्लियर हो गया? एक और सॉल्व कर लो, एक और पढ़ लो इसको कंप्लीट करके। kept parallel equatorial position, kept parallel equatorial position, पैरेलल है लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन है। kept parallel equatorial, देखो एक बार देखो हमने सही बनाया क्या? देखो पैरेलल है कि नहीं, और आपस में इक्वेटोरियल पोजीशन भी हो गया। ये आंसर अलग आएगा, ये वही रहेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। रिपीट किया जाए प्रोसीजर, क्या करें? इसका फील्ड वहां लिखें, कैसे लिखेंगे? रिपीट करें प्रोसीजर, रिपीट करें। इस P1 की वजह से ये बाइसेक्टर लाइन है, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड P1 का किधर होगा? ऐसे कि नीचे? बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट होती है, राइट ना? तो ये P1 है, ये P1 है, ये P1 है, ये P1 है, ये P1 इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा ये E1 है, राइट। अब आप लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 माइनस P2 E1 cos 180, दिस इज योर Kp by r क्यूब। अब की बार क्योंकि इक्वेटर है तो Kp by r क्यूब, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज नथिंग बट माइनस ऑफ ड्यू बाय dr मैग्नीट्यूड। अब की बार क्या आंसर आया? डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आया अब की बार। आई थिंक ये एक न्यूमेरिकल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक न्यूमेरिकल की तरह से है, एंगुलर एसएचएम एक न्यूमेरिकल की तरह से है कि नहीं? फोर्स टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ये फार्मूले की तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी फार्मूले हो गए अपने, ठीक। अब एक बार जरा लिखकर और ये विचार करो कि डाइपोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ आ गई कि नहीं। हमने डाइपोल का नाम उठाया था, इसीलिए मैं डाइपोल लास्ट में लेता हूं। ये नहीं एक बार डाइपोल का फील्ड पढ़ा दिया, एक बार पोटेंशियल पढ़ा दिया, एक बार एनर्जी पढ़ा के छोड़ा है, पता नहीं डाइपोल 10 बार है पता लगा, ऐसे बिखरा रहता है, ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता। अननेसेसरी स्टूडेंट्स को चैप्टर बल्कि लगने लग जाता है। अब बताइए डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट आपको आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आता है, दूसरी बात, हाँ या ना बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बाद एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर वो चारों बातें, फोर्स टॉर्क एनर्जी वर्क डन और बाकी एंगुलर एसएचएम और ये सब न्यूमेरिकल के तौर पर हम मान के चल रहे हैं, ठीक। एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आपको नजर आने लग गया कि नहीं। शुरू में जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसको ऐसा 2 महीने बाद भी रिवीजन नहीं करना पड़ता है कि कूलम्स लॉ एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा जो चैलेंज बच्चों के सामने आते हैं वो फील्ड और पोटेंशियल के फार्मूले आते हैं। मुझे लगता है आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड और पोटेंशियल के सभी फार्मूले बता चुका हूं, और वो है टोटल मिलाकर 10। पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क, लाइन चार्ज, सर्कुलर आर्क 5 पहले थे, इंसुलेटिंग स्फीयर, होलो स्फीयर, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन कंडक्टिंग सरफेस, एंड 10th फार्मूला है डाइपोल का फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। सिलेंडर का मैंने कहा था एज अ फार्मूला हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप कभी भी सोचें कि ये 10 फार्मूले के रूप में ये पूरा चैप्टर हम देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कोई खास बात नहीं रहती, Q1 Q2 बाई आर सबको याद रहता है, यानी कुल मिलाकर फील्ड पोटेंशियल पक्का हो गया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन। यू रेडी फॉर क्वेश्चन? कंप्लीट कर लिया ना, तैयार है आप लोग? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट भी है। पॉइंट ए 0, पॉइंट बी 0, ए, पॉइंट सी -a, 0, पॉइंट डी 0, -a। रिलेट पोटेंशियल एट ए बी सी डी, रिलेट पोटेंशियल एट ए बी सी डी। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग रिलेट का मतलब खाली ग्रेटर लेस ये बताना है बस, ग्रेटर लेस इक्वल, खाली बस इस तरह से बता दो बस। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, चलो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, चलो अरेंज रिलेट पोटेंशियल एट दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप सजेस्ट करो, बी ए सबसे बड़ा, और उसके बाद ग्रेटर देन किसके इक्वल? आप कह रहे हो बी ए इज इक्वल टू बी सी लिख दूं ऐसे? ऐसे ऐसा क्या? कितने लोग सहमत हैं इससे? बाकी लोग नहीं सहमत हैं? बाकी लोग फिर क्या बताओगे? कितने स्टूडेंट्स को ए और सी का पोटेंशियल इक्वल लग रहा है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। ए और सी इक्वल है, ये गलत जवाब। जब भी आपने पोटेंशियल डाइपोल का पढ़ा, चाहे बुक्स में, चाहे क्लासेस में, चाहे कैसे भी, हमेशा आपको ऐसे बताया गया कि यहाँ डाइपोल है, यहाँ डाइपोल है, एक्सेल पोजीशन पे पॉइंट इधर ले लिया गया। आप पॉजिटिव के करीब थे तो नेट आंसर पॉजिटिव आया, बेटा यहाँ नेगेटिव के करीब रहोगे तो नेट आंसर नेगेटिव आएगा। क्या पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सेम हो सकती है? इसलिए थोड़ा सा हम करेक्ट तरीके से आते हैं, करेक्ट तरीके से आते हैं। यदि हम बी ए लिखना चाहें तो केपी कॉस 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हेलो भाई, ये डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल ऐसा होता था तो पॉइंट ए के लिए थीटा कितना? पॉइंट ए के लिए थीटा, पॉइंट बी और पॉइंट डी के लिए थीटा कितना? 0 आंसर।
डाइपोल मोमेंट से ये भी थीटा एंगल पर है, डाइपोल से ये भी थीटा एंगल पर है, 90 एंगल पर है। पॉइंट सी के लिए देखा जाए तो दिस इज केपी 180 बाई ए स्क्वायर, दिस इज माइनस केपी बाई ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं क्योंकि जल्दी में बच्चों का ये छूट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। उन्हें लगता है कि इधर केपी बाई आर स्क्वायर है, इधर भी केपी बाई आर स्क्वायर है, लेकिन प्लस और माइनस का लफड़ा तो फंसेगा नहीं, फंसेगा। प्लस और माइनस का लफड़ा तो हो गया रहेगा। तो फिर से देखिए ये डाइपोल है, डाइपोल से ये थीटा एंगल होता, ये थीटा 90 हो गया, थीटा और बढ़ गया, थीटा और बढ़ गया, तो पॉइंट सी वेक्टर पी और वेक्टर आर में कितना एंगल है पॉइंट सी में? 180। नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? बोल नहीं रहे आप लोग? सही है। अब ये क्वेश्चन लेने, अगला क्वेश्चन में जो लेने जा रहा हूं उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक डाइपोल है P1 इज इक्वल टू 4P, ये एक डाइपोल है P2 इज इक्वल टू P, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। ठीक, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम P1 along line joining dipole, joining dipoles where potential due to both, where potential due to both are same। ध्यान रखिए मैंने जीरो नहीं बोला है, पोटेंशियल ड्यू टू बोथ सेम। विनीत आपने ए लेस देन बी कैसे बोला? ए का आंसर है केपी बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है केपी बाई ए स्क्वायर और बी और डी की वैल्यू जीरो है, तो ए की वैल्यू बी और डी से बड़ा है और ये नेगेटिव से बड़ा है। ठीक है, ये कहां से आवाज आ रही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इतना परफेक्ट है कि क्या बताऊं आपको, इतना बेहतरीन आपने बिल्कुल इसका मतलब सब डिसाइड कर लिया कि कहां होगा कहां नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। इतना इजी नहीं था ये डिसीजन ले पाना, हालांकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने का दायरा आपका बढ़ा दिया हूं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या दोनों के बीच, जवाब दीजिए, क्या दोनों के बीच पोटेंशियल दोनों का सेम हो सकता है? हेलो, दोनों के बीच नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई आप लोग, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। डेफिनेटली यदि हम इस डाइपोल की बात करें, ये माइनस ये प्लस, तो डाइपोल के डायरेक्शन में जाने पर यहां सभी जगह पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और डाइपोल के दूसरी तरफ जाने पर हर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यदि एक डाइपोल ऐसे है तो इस डाइपोल का इन सभी पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन बेटा ये डाइपोल के उल्टे है, अपोजिट में है, तो इस डाइपोल का यहां नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो बीच में इक्वल का तो सवाल ही नहीं उठता। यही तो ध्यान देना था इस क्वेश्चन में, बीच में इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बीच वाला फैसला हो गया हो तो मैं आगे बोलूं, बीच वाला तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो क्या बड़े के बगल इक्वल होगा? बड़े के बगल में हमेशा बड़ा वैल्यू हमेशा ज्यादा पोटेंशियल डेवलप करेगा, बड़े के बगल बराबर हो सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट। फिर कहां मिल सकता है बराबर? शायद यहां कहीं, ये पॉइंट ए इस डाइपोल के ही पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इस डाइपोल के भी पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है x, तो यहां से कितना दूर होगा? x माइनस डी। तो पोटेंशियल एट ए P1, क्या ये यही चाहते हैं जो P2 का? बोल ही नहीं रहा कोई। दिस इज योर के P1 दैट इज 4P अपॉन x स्क्वायर, आप चाहें तो cos 0 भी लिख लें। दिस इज इक्वल टू के P अपॉन डी x माइनस डी का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन cos 0, स्क्वायर रूट ले लें। 2 by x is 1 upon x minus d, x is equal to 2d। 19 में जेई मेन का आया हुआ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम क्लासेज में इसको शेयर करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये न्यूमेरिकल, कि एग्जामिनर ने कितना बढ़िया सोच के बनाया होगा क्वेश्चन। जीरो नहीं चाहते हैं, ये सेम चाहते हैं, दोनों का सेम का मतलब आइदर दोनों का पॉजिटिव हो आइदर दोनों का नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक का पॉजिटिव हो और एक का नेगेटिव हो, ये इक्वल की तो बात ही नहीं, इसलिए बीच वाले पॉइंट हमने हटा दिए कि नहीं। टाइम हो गया क्लास का, बहुत जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? तैयार हैं आप लोग? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole of dipole moment, of dipole moment pi cap, pi cap is kept at origin, kept at origin. Find electric field in vector form, in vector form at, find electric field in vector form at a comma 0 and 0 0 comma a. Assume a is greater dipole length, a is greater dipole length. एक तो ओरिजिन हो गया और ये तो हमने 0 0 लिखा हुआ है, a 0 0। ठीक, एक पॉइंट है a 0 0। अब आपको पता है ये हर बच्चे को आंसर याद है, लेकिन ये बीच में वेक्टर आ जाने से, ये आ जाने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, जबकि आपको पता है मुझे इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। मैं सच बताऊं, कुछ भी नहीं सॉल्व करना। जेड एक्सिस में पेपर में ले लूं, आपको कोई दिक्कत है क्या? बोर्ड पे ले लूं? वाई एक्सिस परपेंडिकुलर जाने दो। डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में है, आई कैप में है, ओरिजिन पर है, तो डाइपोल मोमेंट हो गया आई कैप में। बताओ ये जो पॉइंट है a 0 0, क्या ये इसका एक्सेल पोजीशन नहीं है? तो पॉइंट ए पर सीधा सीधा आंसर बताओ, इसमें कुछ सॉल्व हमें करना नहीं है, सही बताऊं आपको। 2 kp बाई a क्यूब आई कैप। इसलिए तो मैं कह रहा था कि खाली साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आपको ये डिफिकल्ट फील हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये आंसर में क्या दिक्कत है बताओ? पॉइंट ए इसका एक्सेल पोजीशन नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है। 2 kp बाई r क्यूब एक्सेल पोजीशन, और डायरेक्शन वही होगा जिधर p चलेगा ना। और ये पॉइंट है 0 0 a, ये पॉइंट जेड एक्सिस डाइपोल का बाइसेक्टर पोजीशन है, और यदि बाइसेक्टर पोजीशन है तो गाड़ी पलट जाती है ना।
पी पलटी खा गया तो पॉइंट इसे यदि हम हमारी तरफ से बी ले लें तो बताओ ईबीपी वैल्यू क्या होगी, केपी बाई ए क्यूब, दिस इज माइनस आई कैप। ये क्वेश्चन कुछ था थोड़ी, मैंने शुरू में कहा था एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। आप सीट के केवल उन क्वेश्चन को नहीं कर सकते जहां मोशन ऑफ चार्ज है, बाकी आप लगभग पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट रन पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीट अब आप पूरा करना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज 1 हो 2 हो 3 4 सब। और डाइपोल के जो क्वेश्चन हैं वो भी हो जाएंगे, जो बीच बीच में बचे हुए थे वो डाइपोल और मोशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन हमने नहीं कराए, टिक कराए थे। अब आप सारे सीट करें, अगले टर्न पर इसके क्वेश्चन और मोशन ऑफ चार्ज में भी स्टार्ट हो जाए ना, मोशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा।